भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कफ़स नावल तूबा किरण किस्त नंबर 4 उसके साथ हम लोग हाज़िर हैं। नावल शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसकी सारी आपको जो पिछली एपिसोड्स हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो आप वहाँ से इसके पिछले पूरे एपिसोड्स जो हैं वो अब तक की हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नावल की आज ज़रा किस्त काफ़ी लंबी है। दोपहर बरामदे से छलक रही थी जब वो अपने बालों को पोनी में कैद करते कमरे से बाहर निकली। पूरा घर बिरयानी की खुशबू से महक रहा था, मगर आज उसे अपने पसंदीदा खाने की महक भी बुरी लग रही थी। नफीसा बेगम ने पलंग पर ही खाना सजा दिया था, जिसे देखकर वो खामोशी से उनके साथ आ बैठी। खाना प्लेट में डालने के बाद बेदिली से चंद लुकमे लेते उसने अपने आंसू रोके। ठीक से खाओ, ये तुम्हारा अपना घर है। उसके उदास चेहरे को देखते नफीसा बेगम ने प्यार से कहा तो एक आंसू उसकी पलकों को छोड़ते गाल पर बह गया। अबरिश बेटा, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? उसकी हालत पर परेशान होते नफीसा बेगम ने भी खाना छोड़ा तो वो अपनी आस्तीन से गाल रगड़ते नफी में सर हिला गई। मैं नहीं रो रही। मैं बुज़दिल नहीं जो छोटी-छोटी बातों पर रो दूँगी। आंसुओं को अपनी शान के खिलाफ समझते उसने पानी का गिलास मुँह से लगाकर अपना खुश्क गला तर किया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तुम यहाँ खुश नहीं हो। इसका सता हुआ चेहरा देखते नफीसा बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं खुश हूँ। आप ज़्यादा मत सोचें और सुकून से खाना खाएँ। ज़बरदस्ती मुस्कुराते अपने गम को अंदर दफ़न करने की नाकाम सी कोशिश की। मुझे अफ़सोस है कि मेरी ज़िद ने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी। मेरी खुदगर्ज़ी ने तुम्हारी सारी शरारतें और शौख़ियाँ छीनकर तुम्हें एक ख़ामोश इंसान बना दिया है। मुझे लगता था कि तुम जुरैज़ की ज़िंदगी में आ जाओगी तो वो ज़िंदगी के मायने समझ सकेगा। मैं इसकी रोबोट जैसी ज़िंदगी में रंग भरना चाहती थी, मगर मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती कर दी। मुझे इस बात का बेहद अफ़सोस है। नफ़ीसा बेगम ने अफ़सुर्दगी से अपने गलत फ़ैसले का एतराफ़ किया तो वो अजनबियत से इनका चेहरा देखती रही। मुझे नहीं मालूम कि जुरैज़ कहाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो किसी मुश्किल में है। मेरा बेटा बेवफ़ा नहीं था। वो बीच राह में छोड़ जाने वालों में से नहीं था। उसे खामोश देखकर नफीसा बेगम ने अपने बेटे की सफाई पेश की तो अब्रिश ने उनका हाथ थामा। इट्स ओके। इनके हाथ को नरमी से दबाते अब्रिश ने 2 लफ्ज़ अदा किए और फिर पानी का गिलास इन्हें थमाया। तुम कुछ कहो ना। क्या तुम्हें ज़ुरैज़ बेवफ़ा लगता है? क्या तुम्हारा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वो किसी मुश्किल में है? इन्हें अब्रिश के अंदाज ने मज़ीद बेचैन कर दिया था। हमारा रिश्ता दिलों तक पहुंचा ही कब था कि मेरा दिल इसकी गवाही दे। उनसे नजरें चुराते अब्रिश ने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। अब्रिश की बात का जवाब देने की बजाय उन्होंने फ़कत दुआ दी तो वो मुस्कुराई। अल्लाह आपको भी सब्र दे। वही दुआ वापस लौटाते उसने किचन का रुख किया जबकि नफीसा बेगम थक कर वहीं लेट गई थी। वो अपना सांस रोके बेजान वजूद के साथ अपने सामने बहते खून को देख रहा था, जो पुलिस ऑफिसर के सीने से निकलते इस काल कोठरी को लाल कर चुका था। सिपाही सख्ते के आलम में अपने अफसर की लाश को देख रहा था जब 2 इंस्पेक्टर दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। उनकी पहली नजर लाश पर और दूसरी नजर जमीन पर गिरी पिस्टल पर पड़ी। शहराज साहब, इनमें से एक ने आगे बढ़ते लाश को झंझोड़ा जबकि दूसरा शौक किसी कैफियत में खड़ा था। ये किसने किया? ये तुम्हारी हरकत है ना सुरेश? लाश के पास से उठते से इंस्पेक्टर ने सुरेश का गिरेबान पकड़ा तो उसने एक झटके से उसे धक्का देकर पीछे किया। मैंने अगर इसे कत्ल ही करना होता तो पिछले 1 साल में तुम सबको ऊपर पहुंचा चुका होता। अपने इस सिपाही से पूछो जो मुझे मारने के चक्कर में अपने अफसर को मार बैठा है। और यकीन ना आए तो इस पिस्टल पर फिंगरप्रिंट्स चेक कर लेना। गुस्से से कहते उसने अपने खड़े होने की पोजीशन बदली ताकि अफसर का बहता खून इसके जूते खराब ना कर दे। वैसे अच्छा ही हुआ है। जितनी अजियत इसने मुझे दी है इसका कुछ हिस्सा इसे भी भुगतना पड़ा। दूसरे इंस्पेक्टर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने तंज किया था। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा केस करूंगा कि तुम अगले 1 माह में फांसी के फंदे पर लटकोगे। सिपाही को कुछ कहने की बजाय वो इंस्पेक्टर इस पर भड़का तो उसने इत्मीनान से इसकी खौफजदा सूरत देखी। जरूर, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। डटाई से कहते उसने बाहर जाना चाहा मगर इंस्पेक्टर ने इसका रास्ता रोक लिया। तुमने हमारे अफसर को मारकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।
एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर रसीद करते इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को इशारा किया तो वो रस्सी लेकर उसकी तरफ बढ़े। इसके हाथ पांव बांध कर उसे यहीं पड़ा रहने दो। मैं सजावल साहब से बात करके इन्हें इस वाक़ये का आगाह करता हूँ। इंस्पेक्टर का हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने जुरैस को पीछे से दबोच लिया जबकि वो मचलते हुए उनकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे! अपने दोनों बाजुओं को सिपाहियों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो ज़ोर से चिल्लाया, तो इंस्पेक्टर ने उसे बालों से पकड़ते अपने साथ घसीटा। नहीं ज़ैन साहब, इसे यहाँ रखना मुनासिब नहीं है। अगर आईजी को पता चल गया तो हम सबकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। उसे फ़िलहाल आम जेल में ही रखना चाहिए। दूसरे इंस्पेक्टर ने अकल से काम लेने का मशवरा दिया तो इंस्पेक्टर ज़ैन ने जुरैस का सर पूरी कुवत से दीवार में दे मारा। आह! वो दर्द से चिल्ला उठा था। यकदम उसे अपने इर्द-गिर्द की सारी दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगी। हाथ से माथे पर बहता खून महसूस करते वो वहीं बैठता चला गया। आइंदा हमसे ज़बान दराज़ी करने की गलती मत करना, वरना इससे भी बुरा होगा। जानवरों की तरह इसका चेहरा दबोचते इंस्पेक्टर ने ज़ुल्म की इंतहा की, तो वो अपने सर में उठने वाली टीसों को नज़रअंदाज करते इंस्पेक्टर को खुद से दूर करने लगा। इसे कुछ देर यहीं पड़ा रहने दो। जब मुकम्मल में होश आ गया, तो वापस छोड़ाना और शहराज साहब की बॉडी को मुर्दा खाने में पहुंचाने का इंतज़ाम करो। जुरैस को झटका देकर छोड़ते हुए सैन इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया तो वो निढाल सा दीवार के साथ टेक लगाते ढह सा गया। कुछ देर बाद ही सिपाही इंस्पेक्टर शहराज की लाश को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले गए, लेकिन बाहर से दरवाज़ा बंद करते हुए इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गए कि इंस्पेक्टर शराजी का फ़ोन इसी कालकोठरी में रह गया है। खून में भीगा स्मार्टफ़ोन जिस पर जुरैस की बंद होती निगाहें पड़ी तो उसने अपने ज़ख्मी जिस्म को हरकत देकर उस तक पहुँचने की कोशिश की, मगर सर में उठती दर्द की लहर उसे किसी आसेब की तरह जकड़े हुए थी। या अल्लाह! मुसलसल बहते खून ने इस पर नीम बेहोशी तारी की तो इसने हिम्मत हारने की बजाय अपने जिस्म को घसीटते मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया जो इससे चंद कदम के फासले पर पड़ा था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर वो कराहते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ आगे बढ़ाते मोबाइल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। खून में लिपटा मोबाइल हाथ में लेते उसे इंस्पेक्टर का खून इंतहाई खलीज लगा था, मगर हालात के पेश नज़र उसने अपने दामन से खून साफ करते उसे चिल्लाने की कोशिश की, जो खुशकिस्मती से बंद नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर! दर्द की इंतहा पर पहुंचने के बावजूद अपनी खुशकिस्मती पर उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई, तो वहीं लेटकर उसने अपने कांपते हाथों से किसी का नंबर डायल किया जो मुसलसल बेल जाने के बावजूद खामोश था, बिल्कुल उसके वजूद की तरह। साफ सुथरे सहन की एक तरफ सीढ़ियां ऊपर जाती थीं, जिन पर बैठकर वो ढलते सूरज के मंजर को अपनी आंखों के समंदर में कैद कर रही थी। आसमान का मगरबी हिस्सा सूरज को अपने अंदर समेटे हुए किसी बेगुनाह के खून की तरह लाल हो चुका था, जबकि बेचैनी से उड़ते परिंदे भी फिजा की घुटन को बर्दाश्त करने में नाकाम हो रहे थे। वो दीवार से टेक लगाए खामोशी से आसमान के बदलते रंग देख रही थी, जब नफीसा फुप्पो के फोन की रिंग टोन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। पता नहीं फुप्पो कहाँ चली गई हैं। कुछ देर फोन की आवाज को नजरअंदाज करने के बाद वो बादल नख्वास्ता उठी और बरामदे में रखे पलंग पर से नफीसा बेगम का फोन उठाया, जिसकी स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर चमक रहा था। उसने फोन उठाते नफीसा बेगम के कमरे का रुख किया जो बाथरूम में थी। उसने फोन वहीं पर रखकर जाना चाहा, मगर फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होते उसने उसूल तोड़कर कॉल अटेंड करते फोन कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से जुरैस ने अपनी आवाज़ को हत्तल इम्कान मामूली रखा था, जबकि उसकी आवाज़ महसूस करते अब्रिश का पूरा जहान एकदम साकत हो गया। वो दुनिया के हजूम में भी उसकी भारी और गंभीर आवाज़ पहचान सकती थी। सांसों की डोरी चंद लम्हों के लिए टूटी। फोन थामा हाथ भी बर्फ की तरह ठंडा पड़ते वहीं जाम हो गया, जबकि वो खुद दम बखूद सी किसी मुर्दे की तरह बेहिस्सो हरकत अपनी सांसें रोके उसके आवाज़ के कफस में कैदी बनी खड़ी रही। हेलो अम्मी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। अम्मी मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हेलो। अपना सर ज़ोर से पकड़ते वो आहिस्तगी से कह रहा था कहीं बाहर आवाज़ ना चली जाए, जब अब्रिश की सिसकी सुनते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। कौन? अब्रिश? उसके साल पहले सुनी की सिसकियाँ उसके ज़हन में आज भी ताज़ा थीं। तभी एक लम्हे में उसे पहचानने में उसने ज़मीन से उठने की कोशिश की। अब अब्रिश मेरी बात सुने। मैं खड़ा होते उसे अपने हवास कमजोर पड़ते महसूस हुए तो वो बेहिम्मत होकर गिरने के अंदाज में वापस बैठा। मैं यहाँ बमुश्किल बात करते उसके अल्फाज दरमियान में ही टूट गए। सुरेश। लाख बदगुमानियों के बावजूद उसकी तकलीफ में डूबी आवाज ने अब्रिश को किसी अनजान नसीहत में धकेला,
तो वो ज़ोर से चिल्लाई, "ज़ुरैज़, कहाँ हैं आप ज़ुरैज़?" वजूद से सकता खत्म हुआ तो वो आंसुओं के दरमियान ज़ोर-ज़ोर से उसका नाम पुकारने लगी। मगर ज़ुरैज़ होशो-खरूश से बेगाना होते उस फ़ोन कॉल को इख्तिताम तक ना पहुँचा सका। फ़ोन उसके खून आलूद हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिरते उसकी हालत पर मातम का ना था और दूसरी तरफ अब्रिश अपनी दिली कैफ़ियत से बेखबर दीवानों की तरह बार-बार इसका नाम पुकारती रही। "अब्रिश! क्या हुआ है?" उसकी ज़ुबान से ज़ुरैज़ का नाम सुनकर नफ़ीसा बेगम ने बात से निकलते परेशानी से उसे देखा। "फूफो, अभी ज़ुरैज़ की कॉल आई थी, वो ज़िंदा है। उसने मुझसे बात की, मैंने उसकी आवाज़ सुनी।" उसे खुद भी यकीन नहीं था। तभी हैरानी से कहते उसने फ़ोन नफ़ीसा फूफो की तरफ बढ़ाया जो खुद हैरत से उसकी बात सुन रही थी। इस नंबर से कॉल आई थी, वो तकलीफ़ में था। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो बदहवासी से बोली थी चली जा रही थी, जबकि नफ़ीसा बेगम ने खुशी और परेशानी की मिली-जुली कैफ़ियत से उसे अपने सीने से लगाकर थपकी दी। "क्या तुम सच कह रही हो? या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बच्चा ज़िंदा है। इसकी तकलीफ़ दूर कर दे मेरे मौला। देखो, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा बेवफ़ा नहीं है।" सुरेश के ज़िंदा होने की खबर ने जहाँ इन्हें तसल्ली दी थी, वहीं इसकी तकलीफ़ ने उसे परेशान भी किया था। आप आका जान को बोलें कि वही नंबर ट्रेस करवा दें। अगर हमें ये पता चल गया कि सुरेश ने फ़ोन कहाँ से किया है, तो शायद हम इस तक पहुँच जाएँ। कुछ देर बाद इस अनजानी कैफ़ियत से निकलते उसने नफ़ीसा बेगम से अलग होते उन्हें मशवरा दिया। भाई साहब से उम्मीद लगाना हमाकत है। उन्होंने पूरा साल मेरी मदद नहीं की, तो अब क्या करेंगे? नफ़ीसा बेगम ने किसी खुशफ़हमी में मुब्तला होने की बजाय हकीकत पसंदी से काम लिया। मैं इनकी मिन्नत कर लूँगी। आप प्लीज़ मेरे साथ चलें। हम दोनों मिलकर आका जान को मना लेंगे। ज़ुरैज़ की आवाज़ सुनकर वो गुज़िश्ता 1 साल की अज़ियत भुलाते, उसे जल्द से जल्द अपनी आँखों के सामने देखना चाहती थी। उसकी बेचैनी देखकर नफ़ीसा बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम कहती हो कि तुम सुरेश से अलग होना चाहती हो, लेकिन अपनी हालत देखो। उसकी खबर आने पर मुझसे ज़्यादा तो तुम बेचैन हो। क्या वाक़ई तुम इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो या अपने दिल से झूठ बोल रही हो? अब रिश्का जुरैज़ के लिए फ़िक्रमंद होना इन्हें अच्छा लगा था। तभी उन्होंने उसे आईना दिखाना चाहा जो उसकी बात पर दम साधे खड़ी रही। बोलो बेटा। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। वो मेरा कज़न है तो शायद इसीलिए कुदरती तौर पर मुझे उसकी फ़िक्र हुई, वरना मैं वाक़ई इससे अलग होना चाहती हूँ। अपने रद्द-ए-अमल पर खुद ही हैरान होते उसने घबराते हुए लहजे में बात सँभालने की कोशिश की तो नफ़ीसा बेगम ने कुछ कहने की बजाय मेज़ की दराज से जायनमाज़ निकाल कर नीचे बिछाई। मैं नफ़ल पढ़कर उसके लिए दुआ करने लगी हूँ। तुम भी वज़ू करके लिए उसके लिए दुआ करो। अल्लाह ताला ने उसे 1 साल तक ज़िंदा रखा है तो आगे भी महफ़ूज़ रखेगा। जाओ शाबाश। नफ़ीसा बेगम ने उसे ताकीद की तो वो मुतज़ब्ज़िब सी सर हिलाते बाहर निकल गई, जबकि सीने के बाएँ तरफ धड़कता दिल अब भी अपनी मामूली रफ़्तार पर नहीं आया था। अच्छा, इन तस्वीरों को देखो। अगर कोई कमी हुई तो बताना। मुझे ये तस्वीरें एक मैगज़ीन के लिए भेजनी है। अगर एडिटर को पसंद आ गईं तो मुझे मज़ीद काम मिल सकता है। गस्सान ने कैमरा हमज़ा को थमाते हुक्म दिया जो कॉलेज के बाद अक्सर उसके स्टूडियो आ जाता था। कहने को तो ये शहर के बीचों-बीच बनी एक दुकान थी, लेकिन गस्सान ने सादा-सी दुकान को किराए पर लेकर इतनी खूबसूरती से सजा दिया था कि ये किसी बड़े फ़ोटोग्राफ़र का स्टूडियो मालूम होता था। दीवार पर पीवीसी शीट्स लगी थीं, स्याह रंग के सोफ़े और शीशे की मेज़ को दुकान के एक तरफ रखा था, जिसके ऊपर रोशनी का बंदोबस्त था। सामने एक बड़े सब्ज़ रंग के बोर्ड पर उसके कैमरे से खींची गई मुख्तलिफ तस्वीरें लगी थीं। ज़्यादातर तस्वीरें कुदरत के शाहकारों पर थीं और कुछ कराची के अंदरूनी मनाज़िर और सकाफ़त की तस्वीरें थीं। बोर्ड के एन वस्त में एक तस्वीर की जगह खाली थी। वो वहाँ अब्रिश की तस्वीर लगवाना चाहता था, मगर उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं। आप जमील से पूछिए कि वो इन मामलात में बहुत तेज़ है। हमज़ा ने तारीफ़ करते उसे मुफ्त मशवरा दिया। फ़िलहाल तो वो अब्रिश के जाने का गम मना रही है, पूरा दिन रोती रही है और अम्मी ने भी अच्छा खासा डाँट दिया। ग़ज़लान ने उसे जमील के बारे में बताया तो हमज़ा के कुछ कहने से पहले ही ग़ज़लान का फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर अब्रिश का नाम देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। अच्छा, तुम अब जाओ, मैं एक ज़रूरी कॉल सुन लूँ। ग़ज़ाल ने उसे मंज़र से गायब करना चाहा तो वो समझते हुए उठा और खुदा हाफ़िज़ कहते बाहर चला गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अब्रिश? हमज़ा के जाते ही उसने फ़ोन उठाते मुक़ाबिल की खैरियत दरियाफ़्त की। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है इसलिए फ़ोन किया। जल्दी से उसने अपने फ़ोन करने का मकसद बताया। हाँ, बोलो, क्या काम है? वो सोफ़े पर बैठते पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो था। अभी कुछ देर पहले फूफो के नंबर पर ज़ुरैज़ की कॉल आई थी। उसकी आवाज़ से लग रहा है वो किसी मुश्किल में फँसा है। मैं तुम्हें वो नंबर सेंड करती हूँ।
तुम ये पता करवा दो कि ये नंबर किसका है, प्लीज़। उसे सारी बात बताते अब्रिश ने दरख्वास्त की तो ग़ज़लान के चेहरे के तासुरात बदले। ज़ुरैज़, उसने कैसे फ़ोन कर लिया? वो अब तक ज़िंदा है? मुझे तो लगा। कहते हुए उसने दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी, तो अब्रिश जो अभी नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई थी, अपना हिजाब खोलते उसके माथे पर बल पड़े। शट अप ग़ज़लान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे बताओ कि ये काम कर सकते हो या नहीं? अपना दुःख गुस्से की सूरत में बाहर निकालते वो ग़ज़लान पर भिड़की थी। मैं पता लगवा दूँगा, लेकिन मुझे तो ये सुरेश की कोई चाल लग रही है। मतलब 1 साल बाद फ़ोन करके अपनी खैरियत बताना और वो भी कुछ बताए फिर बगैर फ़ोन बंद कर देना, ये तुम्हें अजीब नहीं लगा? दिल में पाले बुग़्ज़ की वजह से ग़ज़लान ने उसे सुरेश से बदगुमान करने की कोशिश की। नहीं, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ़ इसकी आवाज़ गूंज रही है। अब्रिश ने ना चाहते हुए भी उसे अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने नागवारी से एक लंबा साँस हवा में ख़ारिज किया। मेरी आवाज़ की तकलीफ़ तो कभी तुम्हें नज़र नहीं आई, लेकिन उस शख्स की आवाज़ सुनकर तुमने उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा लिया। कैसी लड़की हो तुम अब्रिश। वो अपने अंदर का हसद छुपा न सका था। ग़ज़ान वो मेरा शौहर है, तुम्हें एक ज़रा-सी बात क्यों समझ में नहीं आती? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें फ़ोन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो दबी-दबी से चिल्लाई थी। ग़ज़लान ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच लीं। वो कैसे बताता कि वो एक बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसे अब्रिश का ज़ुरैज़ के लिए फ़िक्रमंद होना बहुत अज़ियत दे रहा था। शौहर ज़्यादा अहम होता है या महबूब? वो सिर्फ़ यही पूछ पाया था। महबूब का इंतख़ाब तो इंसान का दिल करता है, लेकिन शौहर का इंतख़ाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और हकीकत यही है कि अल्लाह ताला का इंतख़ाब इंसान के दिल की पसंद से हमेशा बाज़ी ले जाता है। और मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा शख़्स अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, जो मेरे लिए ज़हनी अज़ियत का सबब बने। ग़ज़लान के सवाल पर गुस्से से लाल होते अब्रिश ने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते अपना फ़ैसला सुनाया तो वो तड़प कर रह गया। मैं तुम्हारे लिए ज़हनी अज़ियत का सबब हूँ? उसने अब्रिश की बात पकड़ी। हाँ, और अब मैं नंबर भी नहीं भेजूँगी, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई मदद माँगी जाए। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये मोहब्बत, जो शादी के 1 साल बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। दुरुस्तगी से कहते उसने फ़ोन बंद करते बेड पर फेंका, जबकि ग़ज़लान उसके लहजे पर हैरत का मुजस्समा बने कितनी ही देर वहीं बैठा रहा। मैं अपने जीते जी तुम्हें ज़ुरैज़ का नहीं होने दूँगा। मैं अपनी 3 साल की मोहब्बत को यूँ बिखरता हुआ नहीं देख सकता। तुम सिर्फ़ मेरी हो और तुम्हें हासिल किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूँगा। वो जो कुछ दिन तक अपनी ज़हनी और दिली हालत को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, आज अब्रिश की बदतमीज़ी पर इसका खून खोला, तो खुद से अहद करते उसने सामने लगी तमाम तस्वीरें खींच कर उतारी और फाड़ कर इनके टुकड़े ज़मीन पर फेंक दे। अपने गुस्से की आग को ठंडा करना चाहा, जो न जाने अपने साथ अब कितनी ज़िंदगियों को तबाह करने वाली थी। उसने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो वो खुलता चला गया। आका जान तो बेड पर बैठे सिगरेट नोशी में मसरूफ थे। उसे दूध का गिलास थामे कमरे में दाखिल होते देखकर सीधे हुए। समल, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? सख्त लहजे में पूछा गया तो समल ने थूक निकलते इन्हें देखा। वो, आका जान, अब्रिश आपी ने बोला था कि मैं आपका ख्याल रखूं। मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि मैं रात के वक्त आपको दूध के साथ ब्लड प्रेशर की दवा दे दूं, तो इसलिए मैं। जमल ने हकलाते हुए अपना मुद्दा बयान किया और दूध का गिलास साइड टेबल पर रख दिया। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, जाओ यहाँ से। समल को डांटते उन्होंने बाहर निकाला तो वो कुछ कहे बिना तेजी से बाहर चली गई। उफ, पता नहीं अब्रिश आपी ने मुझे शेर की गुछार में जाने का क्यों बोला। आगा जान तो आपी के अब्बू लगते ही नहीं, मतलब इतने सख्त और बुरे हैं। आगा जान के ऊंचा बोलने पर वो आंखों में आंसू लिए गुस्से से बड़बड़ाती अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, जब वो पूरी कुवत से किसी के साथ टकराई थी। हमज़ा, इतनी रात को उसे अपने घर में देखकर उसकी चीख निकली तो हमज़ा ने उसके मुंह पर हाथ रखा। श्श, चुप करके छत पर आ जाओ, मैं बहुत मुश्किल से दीवार फलांग कर आया हूँ। उसके कान में सरगोशी करते उसने समल को हैरान किया तो उसने डरते हुए इर्द गिर्द देखा, जहाँ सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं इस वक्त तुम्हारे साथ छत पर नहीं जाऊंगी। अगर भाई ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी, और अगर आगा जान ने देख लिया तो कल हम दोनों के जनाजे इस घर से उठेंगे। कम उम्र होने के बावजूद इस गैर मुनासिब बात पर उसने साफ इनकार किया तो हमजा ने नाराजगी से उसे देखा। यार प्लीज आ जाओ। ये देखो, 12 होने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए और मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता हूँ। मिन्नत तलब करते लहजे में उसने जमल के सामने हाथ जोड़ने की अदाकारी की तो उसने नासमझी से दीवार पर लटकी घड़ी को देखा।
मतलब मेरी सालगिरह है? हाँ, मेरी सालगिरह है। अचानक से याद आने पर वो आगा जान की टाँग फुलाए खुशी से बोली, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ अकेले छत पर नहीं जाऊँगी। मतलब ये अच्छी बात नहीं है ना? खुद सोचो। उसकी नाराज़गी के डर से जमील ने उसे अक्ल इस्तेमाल करने का कहा, मगर वो मुँह फुलाए वहीं खड़ा रहा। तुम चल रही हो या नहीं? अगर तुम ना आई, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। आने वाले हालात से बेखबर उसने ज़िद्दी अंदाज में कहा, तो जमील ने चोर निगाहों से एक बार फिर इर्द-गिर्द देखा। यार ये ठीक नहीं है। हमज़ा ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने हल्की सी मज़ाहमत की। अच्छा छोड़ो, बस ये गिफ्ट रख लो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जमील के बार-बार मना करने पर उसे गुस्सा आया, तो अपने हाथ में पकड़ा चॉपर उसे थमाते वो वापस जाने के लिए पलटा। हमज़ा यार ऐसे नाराज़ तो मत हो। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन बस थोड़ी देर बातें करेंगे, ओके? उसकी नाराज़गी और दिल की ख्वाहिश के पेश नज़र उसने हामी भरी तो हमज़ा ने मुड़कर उसे देखा। ओके, वादा। चलो अब। मान से इसका हाथ पकड़े वो आहिस्तगी से सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ गया जहाँ ठंडी हवा ने इन दोनों का भरपूर इस्तकबाल किया। 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे डियर बेस्ट फ्रेंड। छत की दीवारों से टेक लगाए उसने 12 बजते ही धीमी आवाज में सिमल को विश किया तो वो खुशी से मुस्कुराते इसका दिया तोहफा खोलने लगी। वाह हमजा, ये बहुत प्यारी है। डब्बे से घड़ी निकालते वो खुशी से खिलखिलाते उसे अपनी कलाई में पहनने लगी, तो हमजा उसके चेहरे पर खुशी के आसार देखकर इत्मीनान में आया। शुक्र है कि तुम्हारी सड़ी हुई तो शक्ल तो ठीक हुई। अब रोना मत, वरना मैं बहुत मारूंगा। और लाओ, ये मैं बांध दूं। उसे नसीहत करते हमजा ने घड़ी लेते उसकी कलाई में बांधी तो जमल इसके बदले हुए रंग देखकर झीम सी गई। आजकल तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र रहने लगी है। खैर तो है। उसकी निगाहें खुद पर जमी देखकर समीर पूछे बिना न रह सकी। मुझे तो हमेशा ही तुम्हारी फिक्र रहती है। एक तुम ही हो जिसे मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं। हमजा ने नरूठेपन से कहा, तो वो परेशान हुई। मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तो तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गई। तुम बहुत अच्छे हो। अब्रू शाफी गजलान भाई और तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। अम्मी भी अच्छी हैं, लेकिन जब गुस्सा करती हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और आगा जान तो मुझे जहर लगते हैं। मासूमियत से अपनी जिंदगी में मौजूद चंद रिश्तों का नाम लेते वो ये भूल गई थी कि बहुत जल्द इससे सब रिश्ते भी छिनने वाले हैं। अब्रू शाफी पहले नंबर पर और मैं सबसे आखिर में। ये तो गलत बात है। तुम्हें पहले मेरा नाम लेना चाहिए था। हमजा ने उसकी बात पर मुंह फुलाए कहा, तो वो हंसी। पागल, अब्र शफी जैसा कोई नहीं हो सकता। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। वो कह रही थी जब हमजा ने उसका हाथ थाम कर उसकी बात पर कुफल लगाया। और मुझसे? वो जो उसे सिर्फ तोहफा देना आया था, अब अपने मचलते जज्बात के जेर असर वो जमील को अपने करीब किए कुछ कहलवा लेना चाहता था। हमजा, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। इसके सवाल से ज़्यादा उसकी हरकत पर परेशान होते जमील ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन हमजा के कुछ कहने से पहले ही किसी ने गला खंखारने की आवाज़ ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। आगा जान! जमील ने लरजती हुई जबान से इनका नाम लेते अपने हाथ खींचकर हमजा से छुड़वाया, जबकि वो भी उनकी अचानक आमद पर बौखलान सा गया। गजलान, गजलान, ऊपर आओ जल्दी। इन्हें कुछ कहने की बजाय आगाजान ने बुलंद आवाज में गजलान को पुकारा तो उसके साथ खालदा बेगम भी आंखें मसलती बाहर निकली, जबकि जमील के आंसू सामने के मंजर को धुंधला रहे थे। आगाजान, मैं बस जमील से ज़रूरी बात करने आया था। ये तो यहाँ बैठकर पढ़ रही थी। इसने मुझे जाने का कहा, लेकिन मुझे कॉलेज के हवाले से एक ज़रूरी बात करनी थी। इसका कोई कसूर नहीं है। जमील को रोता देखकर हमजा ने हिम्मत करते आगाजान की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, मगर तब तक गसलान और खालदा बेगम भी छत पर पहुंच चुके थे। अपनी इस बदकिरदार बहन का गला तुम खुद दबाओगे या मैं इसे जिंदा दरगो करूं? गसलान को देखते ही आगाजान ने गुस्से से धारते हुए पूछा तो गसलान ने हैरानी से उन दोनों को देखा जो मुजरिम बने खड़े थे। भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मेरी बात सुने भाई, मैं बस। गजलान की तरफ बढ़ते जमल ने रुंधी हुई आवाज में उसे सच बताना चाहा, मगर इसका भारी हाथ जमल के चेहरे पर पड़ते उसके साथ साथ पीछे खड़े हमजा को भी साकत कर गया था। रात की तारीकी ने उसके वजूद को भी स्याही में लपेटा तो वो सर उठाकर चांद को देखने लगी, जो उसकी जात की तरह अधूरा और नामुकम्मल था। सितारे उसके गिर्द दायरा तंग किए रोशनी के तख्त को उठाने की जसारत कर रहे थे, मगर चांद से फूटता नूर इन सितारों में कहाँ समा सकता था। वो सेहन में मौजूद चारपाई पे बैठी अपने घुटनों पर ठोड़ी रखे इंतहाई फुर्सत से आसमान पर दर्ज चांद और सितारों की कहानी को पढ़ रही थी। अंधेरे के बावजूद चांद की नातमाम चमक ने उसके चेहरे के नकूश को रोशन कर दिया था।
سیاہ بال کمر پر پڑے تھے۔ کبھی کبھار ہوا کی لہر ان کے آرام میں خلل پیدا کرتی تو وہ اس کے چہرے پر بکھرنے لگتے۔ گہری سیاہ آنکھیں اپنے اندر طوفان سمیٹے ہوئی تھیں، جبکہ خشک ہونٹ اپنی سرخی وقتی طور پر کھو چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ مرہم کتنا مہنگا ہے؟ اتنا مہنگا کہ اسے خریدنے کے لیے زندگی کی قیمتی ماہوں سال بیچنے پڑتے ہیں۔ کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ زخموں کے مکمل ہونے کے لیے انتظار کی سوڑی چڑھنا پڑتا ہے؟ سب آدھی ادھوری باتیں بتا کر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں یا اللہ؟ تھکن سے چور دل دیے وہ آسمان کی طرف دیکھتے اس بلند ساتھ سے سوال کر رہی تھی جو رات کے اندھیروں میں بھی خوب سنتا تھا۔ جینے کی طاقت ختم ہو جائے اور ابھی موت نے زندگی کے دروازے پر دستک نہ دی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گلے میں اٹکے آنسوں کو باہر آنے سے روکتے ہوئے وہ شکوہ کنا لہجے میں بولی، صبر۔ عقب سے کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو چونک کر سیدھی ہوئی۔ پھپھو، نفیسہ بیگم کو پیچھے کھڑا دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی تاکہ آنسو سہم کر اندر ہی کہیں دفن ہو جائے۔ تمہیں پتا ہے صبر کیا ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ سہ کر خاموش رہنا، یہی صبر ہے نا؟ نفیسہ بیگم سے کسی لمبی چوڑی دینی تقریر کی امید کرتے نہ جانے کیوں وہ کرخت ہو گئی۔ بالکل نہیں، ہمیں ہمیشہ صبر کی تعریف غلط پڑھائی گئی ہے۔ وہ فضا میں موجود آکسیجن کو اپنے اندر اتارتے اس پر کوئی نیا انکشاف کرنے والی تھی۔ مطلب؟ وہ اپنا غم پس پشت ڈالتے ہوئے پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ تھی۔ بیٹا، صبر استقامت کا نام ہے۔ یہ ایک اندرونی طاقت ہے جو ذہن، دل اور قدموں کو جما کر رکھتی ہے۔ جماؤ کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے وہ محبت سے پوچھنے لگی تو وہ ان کے سوالیہ انداز پر جواب دینے کی بجائے فقط انہیں دیکھتی رہی۔ کس چیز پر ایسے جم جانا کہ موت کے سوا کوئی مصیبت انسان کو اس سے ہٹا نہ سکے؟ دنیا کی آزمائشیں، لوگوں کے منفی رویے اور ذہنی اذیتیں آنکھوں سے خواب نوچ لیں، تب بھی اس یقین پر جمے رہنا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لوگوں کے رویوں پر پلٹ کر جواب دینے کا جی چاہے، تب بھی اپنے اخلاق پر جمے رہنا۔ جب بننے کا جی چاہے تب بھی زندگی پر جمے رہنا، صرف امید سے کہ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ ابرش میری جان، اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر اسے سمجھاتے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ صبر زندگی ہے۔ اگر زندگی کے صفحہ سے صبر نکال دو گی تو پھر صرف ذہنی اذیتیں بچیں گی۔ بات کرتے وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ صبر لاٹھی ہے کہ جب انسان جینے کی طاقت کھو بیٹھے تو اس لاٹھی کو پکڑ کر اپنی زندگی پر قائم رہ سکے۔ صبر وہ روشنی ہے جس سے انسان کو امید دکھائی دینے لگتی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی نصیحتیں خنجر کی طرح چبھتی ہیں۔ اس لیے میں کوئی نصیحت نہیں کر رہی، بس چاہتی ہوں کہ تم خود کو ثابت قدم رکھو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی چمک دیکھ کر انہوں نے بات کو طول نہ دیا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں ثابت قدم رہوں گی پھوپھو، لیکن تنگی کے وقت انسان اللہ پاک سے شکوہ تو کر سکتا ہے نا؟ وہ جیسے کسی دلدل سے بول رہی تھی۔ بالکل کر سکتا ہے، اللہ سے شکوے کرو، لیکن تمہاری آنکھوں سے زندگی کی رمق نہیں ختم ہونی چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو اندر سے خود مارتا ہے۔ تم اپنے اندر اتنی قوت پیدا کرو کہ تمہارے وجود کو تمہارے زندہ ہوتے ہوئے موت کی دہلیز پار نہ کرنی پڑے۔ چاند نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ شاید کسی آوارہ بادل نے اسے اپنے پردے میں ڈھک کر زمین والوں کو اس کی روشنی سے محروم کر دیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مزید ان کی باتوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے بھیگی آواز میں بول کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سو جاؤ، اللہ حافظ۔ انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ اندر کی طرف یوں بھاگی تھی جیسے کوئی اس کا تعقب کر رہا ہو۔ ہاں، شاید نفیسہ بیگم کے الفاظ اس کا تعقب کر رہے تھے۔ کیا وہ صبر مشکل تھا جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی، یا یہ صبر جو آج نفیسہ بیگم نے اسے بتایا تھا؟ کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرتے اسے محسوس ہوا کہ صبر کے نئی معنی اس کے تھکن زدہ ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے، جبکہ چاند نے بادلوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ابرش کی حالت پر ایک دھیمی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ چہرے پر غزلان کے زوردار تھپڑ کی تکلیف محسوس کرتے وہ چند لمحوں کے لیے بالکل سن ہو گئی۔ دودھیا رنگت پر سرخ انگلیوں کے نشان اس کی خوبصورتی کو گرہن لگاتے آنکھوں کو گرم سیال اگلنے کا سندیسہ دے رہے تھے۔ بھائی، آنکھوں میں حیرت اور غم لیے
اس کے لرزتے ہونٹوں میں جنبش ہوئی، مگر آج اس کے آنسوں کی فکر کسی کو نہ تھی۔ اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جا ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا۔ بھائی کی اولاد سمجھ کر ساری زندگی پالا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چٹانگ بھر کی لڑکی ایسے گل کھلائے گی۔ غزلان کے بولنے سے پہلے آغا جان نے غصے سے کہتے اسے مزید بھڑکایا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا امی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ حمزہ مجھے یہ گفٹ دینے آیا تھا اور آغا جان اور غزلان کی کٹھور دلی دیکھ کر زمل نے خالدہ بیگم کا بازو پکڑتے سچ بتانے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو، آدھی رات کو ایک نامحرم تمہارا ہاتھ پکڑے یہاں محبت بھری باتیں کر رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آغا جان نے اس کی بات کا یقین کرنے کی بجائے آنکھوں دیکھنے پر یقین کیا تو وہ زاروں قطار روتے ہوئے غسلان کی طرف آئی۔ بھائی، اب میرا یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ میں تو آغا جان کو دودھ دینے کے بعد سونے جا رہی تو اچانک حمزہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ میری سالگرہ کا تحفہ دینے آیا تھا، پر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں یہ اتار دیتی ہوں۔ سب گھر والوں کو خود سے بدگمان ہوتا دیکھ کر اس نے اپنی کلائی سے گھڑی اتارتے زور سے زمین پر پھینک دی، جو سیدھا حمزہ کے جوتوں کے پاس آ گری تھی۔ میں حمزہ سے دوستی بھی توڑ دیتی ہوں، اس سے کبھی نہیں بات کروں گی، لیکن پلیز اب میری بات کا یقین کریں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ غزلان کو پتھر بنا دیکھ کر اس نے روتے ہوئے اپنی ذات پر لگا کیچڑ مٹانے کی کوشش کی تو خالدہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑتے نیچے گھسیٹا۔ امی، امی میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماں اور بھائی کو اس طرح خاموش دیکھ کر اس کی روح کٹ رہی تھی۔ تبھی وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ ایک ہی بات دہراتی چلی گئی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم نے آج کیا کیا ہے۔ اس دن کے لیے میں نے تمہیں اتنا پڑھایا تھا کہ تم ہمارے منہ پر کالک ملو۔ زور سے کھینچتے انہوں نے اپنے کمرے میں دھکا دیا تو وہ فرش پر جا گری۔ کب سے چکر چل رہا ہے حمزہ کے ساتھ؟ بولو۔ اس کے پاس بیٹھتے خالدہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے پوچھا تو اس نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلایا۔ بولو، یہ ملاقاتیں کب سے چل رہی ہیں؟ اور یہ جو تم کالج سے لیٹ آتی ہو اس لفنگی کے ساتھ آوارہ گردی کر رہی ہوتی ہو؟ بیٹی کا یوں چھت پر اکیلے کسی لڑکی کے ساتھ ہونا انہیں آغا جان کے سامنے رسوا کر رہا تھا۔ تبھی شک کی انتہا پار کرتے وہ اسے مسلسل مار رہی تھیں، جبکہ وہ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش میں ناکام ہوتے اب خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہچکیوں سے لینے لگی۔ میں نے کوئی ملاقات نہیں کی۔ ہچکی بند کر جانے کی وجہ سے آواز بمشکل حلق کی حدود پار کر کے باہر نکلی تو خالدہ بیگم نے تھک کر اسے مارنا چھوڑا اور خود بھی اپنا سر پکڑ کر بے اختیار رو دی۔ امی، وہ ان کے رونے پر اپنی سانسیں بحال کرتے زمین پر گھسیٹتے ہوئے ہی ان کے قریب آئی تو انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ مجھے ماں مت کہو، کیونکہ بیٹیاں اپنی ماں کو ایسے ذلیل نہیں کرواتی جیسے تم نے مجھے آغا جی کے سامنے کروا دیا ہے۔ اب وہ ساری زندگی تمہاری بد کرداری کے تانے دیں گے۔ تم مر جاتی زمل، لیکن ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاتی۔ انہوں نے افسوس سے کہتے زمل کو کسی اچھوت کی طرح دیکھا اور پھر اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی اور کمرے سے نکل کر باہر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ڈر کے مارے اپنے گھٹنوں میں منہ چھپاتے وہ کتنی ہی دیر یہی جملہ دہراتی رہی تھی، جبکہ غزلان نے حمزہ کو گھر سے نکالنے کے بعد اس کے کمرے کا رخ کیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی اس سے کوئی بات مت کرو، صبح کر لینا۔ زمل کے کمرے کے باہر پہرا دیتی خالدہ بیگم نے اسے اندر جانے سے روکا تھا۔ میں نے اسے بہت مارا ہے، اگر اب تم مزید کچھ کہو گے تو وہ باغی ہو جائے گی۔ غزلان کی آنکھوں میں دہشت دیکھ کر انہوں نے اسے زمل پر تشدد کرنے سے روکا۔ وہ باغی ہو چکی ہیں، لیکن تم دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ میں کل ہی اپنے ایک دوست کو دعوت پر بلا رہا ہوں۔ اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور کچھ ماہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ دوسری شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے زمل کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اس وقت میں نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ بچی پڑھ رہی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پڑھائی کے نام پر… خیر، کل زمل کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے آنا۔ وہ جلد از جلد شادی کر کے اسے دبئی جانا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں اب کوئی مجھ سے مزید بات نہ کرے۔ شب بخیر۔ ان دونوں کی گفتگو سنتے آغا جان سیڑھیاں اتر کر ان کی طرف آئے اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سناتے انہیں ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ تم آج یونیورسٹی جاؤ گی؟ پوری رات بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اگلی صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو نفیسہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جی، یک لفظی جواب دیتے اس نے ایک نظر آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس پر ڈالی۔ ہلکے گلابی رنگ کی کرتی اور نیلی جینس میں ملبوس وہ اپنے سلکی بالوں کو پونی میں قید کیے سفید دوپٹے کو
गर्दन में लपेट कर हमेशा वाली अब्रिश अहवाद ही लग रही थी। तुम शलवार कमीज क्यों नहीं पहनती? आजकल तो बाजारों में बहुत अच्छे प्रिंट आए हैं और सेल भी लगी हुई है। उसके अजीब से हुलिये पर नफीसा बेगम ने ढके चुपे अल्फाज में एतराज किया तो वो मुस्कुराते हुए अपने बैग में किताबें डालने लगी। ज़हीन लोगों के हुलिये ऐसे ही होते हैं। मजाक में टालते वो बेड पर बैठकर अपने सफ़ेद जॉकर्स पहनने लगी। भाई साहब तुम्हें कपड़े नहीं लेकर देते थे? अब की बार बराह रास्त सवाल करते उन्होंने अब्रिश को चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने इन्हें कभी कहा ही नहीं। इनसे नजरें चुराते उसने जूतों के तस्मे बंद किए तो नफीसा बेगम हमदर्दी से उसे देखकर रह गई। तुम्हें कहना चाहिए था, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। उसके चेहरे पर लहराते हुए साए इन्हें बहुत वहशतज़दा से लगे थे। हक के लिए आवाज उठाई थी, तभी तो मुझे पेंटिंग करने की इजाज़त मिली। मैं यूनिवर्सिटी की फीस के लिए इनसे पैसे मांगती थी, तो वो मुझे डांट देते थे। फिर मैंने पेंटिंग्स बेचने की इजाज़त मांगी, तो उन्होंने जान छुड़ाने के लिए इजाज़त दे दी। अब मैं अपना खर्चा इसी से पूरा कर लेती हूँ। लेकिन कपड़े खरीदने के पैसे नहीं बचते, और वैसे भी इंसान की शख्सियत अच्छी हो तो बेरंग लिबास भी इस पर खूब जचता है, जैसा कि मुझ पर। मुख्तसरन अपना मसला बयान करते आखिर में उसने हंसते हुए अपनी तारीफ की तो नफीसा बेगम मुस्कुरा दी। ये बात तो सच है, लेकिन मेरे पास कुछ जोड़े पड़े हैं, मैं इन्हें तुम्हारे लिए सिलाई कर दूंगी। और हाँ, मुझे याद आया कि अभी सुरेश की गाड़ी पर कुछ काम करवाने की ज़रूरत है, तो मैं टैक्सी वाले को फ़ोन करती हूँ। तब तक तुम नाश्ता कर लो। उसकी मुस्कुराती आंखों में गम की नदी बहती देखकर उन्होंने बात का रुख मोड़ा तो वो मुस्कुराते हुए इन्हें देखती रही। मुझे इतनी तवज्जो की आदत नहीं है। इनका मुसलसल इसके लिए फिक्रमंद होना अब्रिश के लिए नया और गैर मामूली था। तभी वो शुक्रगुजार लहजे में बोली तो नफीसा बेगम ने इसकी गाल छुए। मुझे तुम में अपना जुरेज दिखता है। तुम्हें तवज्जो नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? प्यार से कहते वो नाश्ता बनाने की गर्ज से बाहर निकली तो अब्रिश ने जुरेज की तस्वीर को देखा जिसकी नजरें उसी पर टिकी थी। फिर दिल में उसके लिए नरमी के जज्बात महसूस करते वह सर झटक कर बाहर निकली कि कहीं मजीद कुछ देर उसे देखने वो बहक कर अपना फैसला ही न बदल ले। सुबह का सूरज सारी दुनिया को रोशन करने के बावजूद उसके वजूद पर लगी कालक को मिटाने में नाकाम रहा था। फर्श पर बैठे अपना सर बेड के फुट बोर्ड से टिकाए वो खाली खाली निगाहों से सामने की दीवार को घूर रही थी। सारी रात आहें भरने के बाद अब उसमें रोने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो खामोशी से रात के वाकये के बारे में सोचते हुए पछताती रही। क्या इस घर में किसी को मुझ पर एतबार नहीं? क्या किसी लड़की के बदकिरदार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो छत पर किसी लड़की के साथ बातें करती हुई पाई जाए? घर वालों के रवैये से उसे अपने वजूद से भी नफरत होने लगी थी। तभी रंजीदगी से सोचते उसे अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। बाहर आकर नाश्ता कर लो। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही खालदा बेगम ने उसे पुकारा तो वो अजनबी निगाहों से उन्हें देखने लगी। मुझे भूख नहीं है। रात की मार का मंजर अपने सामने आते ही अपनी माँ से वहशत महसूस हुई तो खुद ही सिमटते उसने जल्दी से इनकार कर दिया। भूख नहीं है, फिर भी थोड़ा सा खा लो। उठो। बेटी की खराब हालत देखकर उन्होंने आगे बढ़ते उसे उठाना चाहा, तो वह शिकवा कर नजरों से उन्हें देखते हुए दूसरी तरफ खिसक गई। ठीक है, मत खाओ, लेकिन दोपहर तक अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, क्योंकि तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं और मैं मजीद कोई तमाशा नहीं करना चाहती। समझी? उसके गुरेज बरतने पर खालदा बेगम का पारा चढ़ा तो उसके कानों में सूर फूंकते वो अलमारी की तरफ बढ़ी। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी प्लीज मुझ पर जुल्म ना करें, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। जिसमें उठते दर्द को नजरअंदाज करते वो बेड के सहारे से उठकर इनके करीब आते फरियाद कर रही थी। ये जोड़ा पहनकर अच्छा सा तैयार हो जाना। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी अम्मी। प्लीज मुझ पर ये जुल्म ना करें, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। जिस्म में उठने दर्द को नजरअंदाज करते वह बेड के सहारे से उठकर उनके करीब आते फरियाद कर रही थी। ये जोड़ा पहनकर अच्छा सा तैयार हो जाना और ये निशान मेकअप से छुपाकर बाहर आना। इनकी बात अनसुनी करते उन्होंने सुर्ख रंग का जोड़ा निकालकर बेड पर रखा तो वो इनकी मिन्नत करने के बजाय बाहर की तरफ भागी। जमल, कहाँ जा रही हो? उसे यूं बाहर जाता देखकर खालदा बेगम भी तेजी से उसके पीछे आई थी। भाई, वो तकरीबन दौड़ते हुए लाउंज में आई थी जहां खजनान पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। उसके सामने रखा नाश्ता तवज्जो का इंतजार करते करते कब का ठंडा हो चुका था, मगर वो अपने ख्यालात से लड़ता ना जाने किस अजियत से दो चार था। भाई, दौड़कर इसके पास आते जमल ने उसके ख्यालात की दुनिया से बाहर निकाला तो उसने चौंक कर अपनी बहन को देखा। मुझे शादी नहीं करना।
मैं इस तरह आपकी सबकी नज़रों में गिरकर यहाँ से रुखसत नहीं होना चाहती। प्लीज़ मेरे साथ ये ज़ुल्म मत करें, मैं मर जाऊँगी भाई। उसके कदमों में बैठते वो शिद्दत गम से बोली तो ग़ज़लान ने गुस्से से इसका बाजू पकड़कर ऊपर उठाया। ये क्या हरकत है? कोई तुम्हारे किरदार पर यकीन नहीं करेगा तो तुम उसके कदमों पे बैठ जाओगी। रात से इसकी सिली ज़बान को अब खोलते हुए वो ज़िमल पर चिल्लाया। और क्या करूँ? वो कुर्सी पर बैठती रूहान सी हुई तो ग़ज़लान ने खालदा बेगम को भी बैठने का इशारा किया। तुम इतनी छोटी नहीं हो कि हर बात तुम्हें समझानी पड़े। लहजा अब भी सख्त था। रोना बंद करो वरना एक और थप्पड़ लगाऊंगा। उसके आंसुओं से तंग आते ग़ज़लान ने धमकी दी तो उसने नफ़ी में सर हिलाते जल्दी से अपने गाल साफ किए। अम्मी, मैं आगा जान से माफ़ी मांग लूंगी। मैं इन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मेरा कोई कसूर नहीं था। फिर वो मेरी शादी नहीं करवाएंगे। मैं बहुत बुरी हूँ लेकिन इतनी बुरी नहीं कि आप लोगों को मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी करनी पड़े। और भाई, अगर आपको मेरे कॉलेज जाने पर एतराज़ है तो मैं नहीं जाऊंगी। प्राइवेट पढ़ लूंगी लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी ही नज़रों में इस तरह ना गिराएं कि मैं कभी आईना भी ना देख पाऊँ। बारी बारी दोनों की तरफ देखते उसने इल्तिजा की तो खालदा बेगम इसकी प्लेट में खाना निकालने लगी। चुप करके नाश्ता करो और नहा धोकर अपनी हालत दुरुस्त करो। जितनी बेइज्जती तुमने करवानी थी करवा ली। अब हम पर रहम करके वो कर लो जो आका जी कह रहे हैं। अब की बार इनका लहजा सख्त नहीं था लेकिन अल्फाज किसी तीर की मानंद जमल के सीने में पेवस्त हुए। देखो जमल, मुझे और अम्मी को तुम्हारे किरदार पर शक नहीं है। हमें तुम्हारी नाफरमानी और बेवकूफ़ी का दुख है। उसी दिन से बचने के लिए मैंने तुम्हें हमजा से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तुम पर बहुत मान था कि मेरी बहन मेरी हर बात समझती है, लेकिन तुमने मेरी नसीहत को संजीदगी से नहीं लिया और इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। ना चाहते हुए भी अपना लहजा नरम करते, उसने जमल को अपने गुस्से की वजह बताई। मैं अपनी गलती मान रही हूँ और आइंदा कभी हमजा से बात भी नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग मेरी शादी तो मत करवाएँ। अगर आपको मुझ पर एतबार है, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? खोया हुआ एतमाद दोबारा पाते उसने ग़ज़लान से अहद करते हुए सवाल भी किया, तो उसने बेचैनी से ठंडी चाय का कप मुँह से लगा लिया। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम्हारी शादी हो जाए। लड़का दुबई में डॉक्टर है और उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है। अच्छे खाते-पीते लोग हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ सारी सहूलियात मिलेंगी और तुम बहुत खुश रहोगी। एक ही घूँट में सारी चाय अंदर उंडेलने के बाद उसने जमल से नज़रें मिलाए बगैर सज़ानामा सुनाया तो वह बेयकीनी से उसे देखने लगी। भाई, एक शादीशुदा इंसान से मेरी शादी करवा रहे हैं आप और सहूलियात खुशियों की ज़मानत नहीं होती। बाज़-औक़ात ऐशो-इशरत में पलने वालों के दामन भी गमों से भरे हुए होते हैं और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहती, प्लीज़। कुर्सी से उठते हुए इतने ज़ोर से चिल्लाए कि उसकी आँखों से आँसू जारी हो गए। अम्मी, दोपहर के खाने के लिए कुछ मँगवाना है? इसकी बात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए खालदा बेगम से उसने पूछा तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ। कुर्सी घसीट कर उठते हुए उसने जमील की तरफ देखा फिर लंबे-लंबे डग भरता बाहर निकल गया। भाई, ये कैसा एतबार है? क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं? वो इसके पीछे से चिल्लाई थी मगर वो जल्दी से सहन पार करते अपनी बाइक तक पहुँच चुका था। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। इनकी बेहिस्सी देखकर गम से कहते वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर चली गई, जबकि खालदा बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। पानी से भरा ग्लास बेदर्दी से उसके चेहरे पर फेंका गया तो वो सर और होंठ के जख्मों पर पानी की चुभन महसूस करते हड़बड़ाकर जाग गया। पलकों की बार उठाते ही उसे अपने ऊपर मकड़ी के जालों से आरास्ता छत दिखाई दी। धुंधलाते मंजर को आंखों में समाते उसने दर्द की वजह से दोबारा आंखें बंद की तो किसी ने उसके जिस्म को ठोकर मारते दोबारा आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। आह! बेख्तियार कमर पर हाथ रखते वो कराहते हुए सामने देखने लगा जहां एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर खौफनाक निगाहों से उसे देख रहा था। उठो और खाना खा लो वरना मार मार कर चेहरा बिगाड़ दूंगा। मौत के फरिश्ते की मानंद उसके सर पर खड़ा पुलिस ऑफिसर धाड़ा तो उसने निगाहों का जाविया बदलते जेल की दीवारों पर गौर किया। ये मुझे कहाँ ले आए हो? खुर्शीद कहाँ है? यकदम खत का ख्याल आने पर वो दर्द को पसे पुश्त डालते हुए उठ बैठा तो उसे सामने एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स नजर आया जो मुंह में पान डाले वक्फे वक्फे से जमीन पर ही थूक रहा था। आज से तुम यहाँ रहोगे और जावेद तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। क्यों जावेद? मायनी खेज लहजे में कहते अफसर उस शख्स से मुखातिब हुआ तो उसके दुबले पतले चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई। आओ,
मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। जावेद ने अपने दाएं हाथ से मुंह में मौजूद पान निकालकर बाहर फेंका तो जुरेज ने कराहियत से सर झटका। मुझे मार मार कर सुकून नहीं मिला जो इस खलीस शख्स की सूरत में मुझे जहनी अजियत देना चाहते हो। जावेद को खाने की ट्रे की तरफ बढ़ता देखकर वो गुस्से से बोलते खड़ा हुआ तो पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया जिसे जुरेज ने सख्ती से पकड़ते अपना दिफा किया। अब ये हाथ मजीद एक बार भी मुझ पर उठा तो इस कैद खाने की दीवारें हिला दूंगा। जोर से उसका हाथ झटकते जुर्रेज ने खूनख्वार नजरों से कहते मुकाबिल को तैश दिलाया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठहर, अभी तेरी अकड़ निकालता हूँ। उसने जुर्रेज को धक्का देते दीवार से लगाया। इसे छोड़ दें सर, कुछ दिन तक वैसे भी इसकी फांसी के ऑर्डर आ जाएंगे तो बेचारे को चंद दिन सुकून से जी लेने दे। सलाखों पर हाथ रखते बाहर खड़े सिपाही ने मुदाखलत की तो अफसर ने जुर्रेज की खून आलूद शर्ट का गिरेबान पकड़ा। सुना तुमने? सिर्फ चंद दिन मजीद जी लो, क्योंकि इसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए इस कैद से आजाद हो जाओगे। तंजिया लहजे में कहते अफसर ने उसे छोड़ा तो वो अपनी स्याह आंखों में वहशतियों से घूरता रहा। तुम्हारा नाम इस जेल के बाहर लिखवाऊंगा। बेबस और लाचार जुरेज जासिम। उसकी दुखती रख पर हाथ रखते अफसर बाहर निकला तो जुरेज ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। मैंने इसी नाम के साथ तुम्हारी लाश न लटका दी तो मेरा नाम भी जुरेज जासिम नहीं। जाने अनजाने में अपने ही हाथ को तकलीफ देते वो चिल्लाया तो जेल की खामोश राहदारी भी उसकी बेबसी पर गूंज उठी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। कुछ देर यूं ही गुस्से की कैफियत में खड़े गुजरे तो जावेद ने उसके कंधे पर हाथ रखते मशवरा दिया। वो इसका हाथ लगने पर उछलकर इससे दूर हुआ। बकवास बंद करके ये गंद साफ करो। मुझे गंदगी से शदीद नफरत है। जमीन पर इशारा करते वो इखलाकियात का सबक भुलाए जावेद पर बरसा। हमें यहाँ खाने के लिए ये पतली सी दाल पकड़ा देते हैं और तुम्हें पान मिल रहा है। हद है। गुस्से से खाने की ट्रे को परे धकेलते वो घुटनों पर बाजू फैलाकर जमीन पर ही बैठ गया। अजियत से आज पहली बार उसकी आंखों में नमी आई तो उसने अपनी शर्ट उतारते उसे दरमियान से फाड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्से को सर पर बांधकर गिला लगा दी। अबे, खुश्क खून खून पर कौन पट्टी बांधता है? इसके चौड़े सीने पर निगाह डालते जावेद ने एतराज किया तो वो आग बरसाती निगाहों से उसे घूरने लगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? इस पर भड़कते जुरेज ने आंखों की नमी साफ की और गुस्से से बाकी की शर्ट को खींचकर फाड़ने लगा। उसे अपनी जिस्मानी अजियत की परवाह नहीं थी, ना ही किसी के फांसी के ऑर्डर का डर था। उसे तो अब्रिश की सिस्कियां जहनी तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। उस 1 मिनट की फोन कॉल के नतीजे में वो अपना सब्र खोने लगा था। किसी अपने की रोती हुई आवाज में कैद हो जाना जेल की सलाखों में कैद होने से ज्यादा तकलीफ देह है। शर्ट के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंकते उसने अपना सर दीवार से लगा लिया। मुझे माफ कर दीजिए गैब्रिश, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। कुछ लोग बेकसूर होते हुए भी कसूरवार होते हैं और मैं आपका मुजरिम हूँ। आंखें मूंदते वो अपने सामने अब्रिश को देख रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन मैं पिछले 1 साल से अपने दिल के खास मकाम पर आपको महसूस कर रहा हूँ और अब आपकी आवाज ने मेरी रूह को बुरी तरह बेचैन कर दिया है। अपने जज्बात उसके अक्स के सामने पेश करते जुरेज ने अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी गैर मुनज़्ज़म धड़कनों को तसल्ली दी। मुझे इस कैद से हर हाल में निकलना है, अम्मी के लिए और आपके लिए। खुद में लगन पैदा करते उसने आंखें खोलकर जावेद के चेहरे का जायजा लिया जो उसे ही देख रहा था। मुझे खुर्शीद से मिलकर खत का पता बदलना होगा क्योंकि अब्रिश अम्मी के पास है, लेकिन मैं खुर्शीद से मिलूंगा कैसे? आम जेल के बरक्स इस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा होने की वजह से यहाँ से निकलना मुश्किल था। इसलिए वो खुर्शीद से मिलने की तदबीर सोचने लगा, लेकिन फिर वक्त भूख और प्यास की शिद्दत से दिमाग भी काम करना छोड़ चुका था। इसलिए बेख्तियार बदनज़ा खाने की ट्रे वापस अपनी तरफ धकेलते उसने बददिली से चंद लुकमे तोड़कर मुंह में डाल दी तो जावेद ने उसकी हालत पर जानदार कहकहा लगाया था। वो ऑडिटोरियम हॉल की आखिरी कुर्सी पर बैठी गायब दिमागी से सामने दीवार पर चस्पा बोर्ड को देख रही थी जिस पर स्याह मार्कर से आज के सेमिनार का मौजू दर्ज था। अभी कुछ देर पहले ही आर्ट क्लास का ये सेमिनार इख्तिताम पजीर हुआ था, जिसके बाद तमाम तलबा आहिस्ता आहिस्ता हॉल से निकल गए, मगर वो माहौल से बेखबर कहीं दूर जुरेज की इस फोन कॉल में इस कदर खोई हुई थी कि उसे खाली हाल भी अपनी तन्हाई का एहसास ही न हुआ। हेलो मिस वर्ल्ड।
होश तो तब आया जब किसी ने उसके हाथ पर नरमी से हाथ रखते उसके कान के करीब सरगोशी की। तुम। हाथ पर किसी नामहरम का लम्स कांटों की मानद चुभा तो वो करंट खाकर सीधी हुई और अपने साथ सजावल को विराजमान देखकर उसकी सांसें अटक गई थीं। कैसी हैं आप? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी देखकर सजावल ने महसूस होते उसके करीब होने की कोशिश की तो वो अपना हाथ उससे आजाद करवाते उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? और तुम मेरी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? खाली हॉल को देखकर एक नजर उसे देखने देखकर उसकी आवाज जरा सी कांपी तो सजावल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मेरे सामने तो ये पागदामनी का ढोंग मत रचाओ। क्या मुझे मालूम नहीं कि जुरेज से शादी करने से पहले तुम्हारे अपने कजन खजलान अली के साथ ताल्लुकात रहे हैं? कुर्सी से उठते सजावल ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए जिसके जिस्म से रूह खींच ली थी। वो फटी फटी निगाहों से सजावल का चेहरा देखने लगी। वो कौन था? उसे कैसे जानता था? कई सवाल एक साथ दिमाग की खिड़कियों से टकरा रहे थे। यकदम उसे सजावल शाह से बेइंतहा खौफ महसूस हुआ। कौन हो तुम? और मेरे किसी से कोई ताल्लुकात नहीं थे। दिल की घबराहट पर काबू पाते उसने अपना लहजा मजबूत करने की कोशिश की तो सजावल उसके ऐन सामने आ रुका। मैं सब जानता हूँ। अपना भारी हाथ उसके चेहरे के करीब करते सजावल ने उसके माथे पर बिखरे बालों को छुआ तो वो लरस कर पीछे हुई। लेकिन दीवार और कुर्सियों के दरमियान जगह ना होने की वजह से वो हॉल के कोने में फंस चुकी थी। मेरे करीब मत आना वरना मैं चीख चीख कर सारी यूनिवर्सिटी को इकट्ठा कर लूंगी। गले में मौजूद दुपट्टे को खोलकर खुद पर लपेटते उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। ओके, तुम चीख पुकार करके सबको बुला लो, फिर सबके सवालों के जवाब खुद देना। ठीक है? उसके मजीद करीब आते सजावल ने मुतमईन अंदाज में उसे धमकी दी तो वो उसकी सांसों की गरमाइश अपने चेहरे पर महसूस करते साकत से वहीं खड़ी रही। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना आया। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। अगर तुम वो पूरी कर दो तो मैं तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे और गजलान के ताल्लुकात के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी डरी सहमी आंखों में नजरें गाड़े उसने अपने मतलब की बात की तो अब्रिश ने मदद के लिए हॉल के खुले दरवाजे की तरफ देखा। लेकिन अगले ही लम्हे उसे शदीद झटका लगा जब उसने दरवाजे पर किसी लड़के को फोन पर इनकी तस्वीरें बनाते हुए देखा। कोई था जिसने इसकी तस्वीरें बनाई थी। कोई था जिसने उसे और सजावल को इतना करीब देखकर कैमरे में महफूज कर लिया था। अब्रिश के चेहरे का रंग फक हुआ तो सजावल की धमकियों को नजरअंदाज करते उसके सीने पर हाथ रखे उसे जोर से पीछे धकेला। बेफिक्र रहो, वो तस्वीरें मेरे आदमी नहीं बनाई हैं। अब देखो ना, अगर तुम्हारे शोहर को हमारी ये तस्वीरें देख लें तो तुम्हारा किरदार किस कदर मशकूक हो जाएगा। एक गैरतमंद मर्द के लिए अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के इतना करीब देखना मौत के मुतरादिफ है। उसकी घबराई सूरत से लुत्फानंदोज होते सजावल ने अपने प्लान पर अमल करना शुरू किया तो वो शौक की सी कैफियत में बस उसे देखती रही। जुरेज कहाँ है? चंद लम्हों बाद उसकी आवाज हॉल में गूंजी तो सजावल ने अपना निचला होठ अंदर दबाया। बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। जुमाइनी अंदाज में कहते सजावल अब दोबारा कुर्सी पर बैठ चुका था। कौन सी बात? खुद पर आई क़यामत का मुकाबला मजबूती से करते वक्त सजावल की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो मैं तुम्हें कुछ दिन बाद बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मेरी बात ना मानने की सूरत में तुम्हारी दुनिया उजड़ सकती है। आई समझ? वो घटियापन की हदूद पार करते हुए बोला। मुझे इन गंदे अलकाबात से मत पुकारो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेबस होने के बावजूद वो जाने मन के लफ्ज पर सुलग कर बोली तो सजावल ने एक मकरू कहकहा लगाया। जुरेज की तरह तुम में भी बहुत अकड़ है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम दोनों का गरूर खाक में मिला दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। दो उंगलियों से अपनी आंखों की तरफ इशारा करते उसने अब्रिश को धमकाया और फिर मुस्कुराते हुए हॉल से बाहर चला गया, जबकि अब्रिश अपने कांपते वजूद के साथ वहीं कुर्सी पर ढह गई। कब से रुके आंसू गालों पर बिखरने लगे तो उसने रोते हुए अपने हाथ की पुश्त को देखा जिसे सजावल ने छुआ था। फिर बेइख्तियार सिसकियां लेते उसने दूसरे हाथ से उस हाथ की पुश्त को बुरी तरह रगड़ा कि सजावल शायद उसके जहरीले लम्स से निजात पा सके। मगर उस जहर ने उसके खून में गर्दिश करते उसकी हर ख्वाहिश नाकाम बना दी। दिल में उभरता खौफ उसकी जान निकालने लगा तो उसने जल्दी से बैग उठाया और बाहर की तरफ भागी कि इस वक्त वो किसी महफूज जगह पर पहुंचकर ज़ारो कतार रोना चाहती थी।